Attention please. Attention please. Attention please. डॉक्टर मनीष, ये आपको कैसे और कब ये बाइकिंग का शौक़ की शुरुआत क्या है? तो बाइकिंग की शौक़ की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी, जब मैं थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आ रहा था। एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस समय। तो उस समय थोड़ा हुआ कि नए लोगों से मिलते हैं, नई जगहें देखते हैं, थोड़ा पीसफुल जगह देखना चाहता था मैं। और तो मैं पहाड़ों की तरफ अपना रुख किया। सबसे पहला जो मेरा सफ़र था वो पहाड़ों से ही शुरू हुआ, क्योंकि मैं वहीं रहता था हिमाचल में। तो सबसे पहले मैं लद्दाख गया हूँ अब तक, कि जो सबसे पहली जर्नी थी वो वही है। और उसके बाद से मतलब सिलसिला चालू हो गया इस चीज़ का कि नए नए रास्ते ढूंढते गए, नई नई मंजिलें मिलती गई और आगे बढ़ते चले गए। आज करीब 60,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ पूरे भारत देश में 3 साल के अंदर। बाइकिंग की शुरुआत एक दिन में तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो क्रैकिंग पॉइंट क्या था? कहाँ से आपको बाइकिंग में इस तरह का सुकून महसूस हुआ कि आप बाइकिंग में जाएं? जब मैंने बाइक चलानी सीखी सबसे पहले, वो पहाड़ों में ही सीखी। तो कॉलेज में था मैं, जब सेकेंड ईयर में था, तब मेरे को बाइक मिली चलाने के लिए। वहाँ से मैंने बाइक सीखना शुरू किया और वहीं वादियों में ही आसपास घूमते थे। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो अच्छा लगता था कि कोई नई जगह देखने जा रहे हैं, थोड़ी दूर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वहीं से मतलब क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को बोल सकते हैं, मतलब उन्हीं वादियों में अच्छा लगने लगा कि हर मोड़ पे कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसी आदत बन गई धीरे धीरे। तो हर एक का अपना एक नज़रिया होता है देशाटन या घूमने का। तो आपका क्या फिलॉसफी है घूमने को लेके? मतलब मैंने जब ये शुरू किया था तब मैं बेसिकली अर्न नहीं करता था कुछ, मतलब कमाते नहीं थे। तो कोशिश ये करते थे कि जितने कम बजट में हम इस चीज़ को कर पाएँ, जिससे कि मतलब फैमिली को भी ज़्यादा इशू ना हो और हम ट्रैवल भी अच्छे से कर पाएँ। और दूसरा जो मेजर कारण है ट्रैवल करने का, वो ये है कि नए लोगों से मिलना। नए लोगों से जब हम मिलते हैं, हमें नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, नए कल्चर को जानते हैं। और जब तक हम वहाँ जाके रहते नहीं हैं, 1-2 दिन बिताते हैं, तो हमें और भी नई चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमें एक जगह बैठ के नहीं पता चल पाती। या हमें ये नहीं पता चल पाता कि महाराष्ट्र में क्या नया चल रहा है, क्या मतलब वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, कैसे वो लोग अपना दिनचर्या निकालते हैं। ये सब मतलब जब हम निकलते हैं, नई जगह जाते हैं, तो पता चल पाता है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना और बेसिकली लाइफ कल्चर और सोसाइटी से ही मिलना है इसका जो। डॉक्टरी में का एक प्रोफेशन जो कि काफ़ी डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ आपके पूरी दिन को काफ़ी कंज्यूम करके चलता है। तो उसमें आपने इस शौक़ या इस हुनर को कैसे बनाए रखा? जब मैंने जॉब शुरू करी, पहली नौकरी जो मैंने शुरू करी, तब जब मैंने सबको जॉब करते देखा तो हर कोई 9 से 5 जॉब करता था। किसी के पास टाइम नहीं है था कि एक दिन के लिए भी थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ा ट्रैवल कर सके। बट मेरी हॉबी थी तो मुझे ट्रैवल करना था। तो मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे ड्यूटीज़ करूं कि मेरे को कुछ छुट्टियां मिल जाए। तो मैं 24 आवर्स ड्यूटी करने लग गया, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन हॉस्पिटल्स में रहने लगा। इसके बाद मुझे 10 दिन 5 दिन 7 दिन ऑफ मिल जाता था। तो इसमें मैं अपना समय निकाल के ट्रैवल करता हूँ। अभी भी मैं यही कर रहा हूँ।
जो आपकी तरह सोच रखते हैं, जो बाइकिंग करना चाहते हैं, सोलो ड्राइविंग करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? बाइकिंग अपने आप में एक पैशन है। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा है, करिए, बट उस चीज़ को मतलब स्टंट और उस चीज़ में कन्वर्ट ना करें। बाइकिंग को बाइकिंग की प्रोफेशन से लें, वो भी एक प्रोफेशन है, उसको भी निभाएं। मतलब आप सड़क पे चल रहे हैं तो दूसरे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब हुड़दंगई कर रहे हैं या मतलब औरों को परेशान कर रहे हैं, ओवरटेक करके परेशान कर रहे हैं। आप अपनी पेस में चलिए, अपने रास्ते पे चलते रहिए, किसी को परेशान मत कीजिए। उल्टा लोग सबक दीजिए कि हेलमेट पहनो, गियर्स पहनो प्रॉपर। मैं देखता हूँ लोग चप्पलों में बाइक चला रहे होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने पे काफ़ी ज़्यादा जान जाने का खतरा भी रहता है। ये शौक क्योंकि महंगा है, तो उसके लिए क्या आप सलाह देंगे, प्रैक्टिकल सलाह क्या देंगे? मेरा मानना ये है, कोई भी जो शौक होता है वो महंगा ही होता है। हमारा देखने का नज़रिया उसकी तरफ क्या है, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे। जैसे कि मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो मैं बर्ड फोटोग्राफी भी करता हूं। वो भी एक अपने आप में बहुत महंगा शौक है, बट उसको भी मैंने कम से कम बजट में ही फॉलो करना प्रेफर किया। सेकेंड हैंड कैमरा लिए। तो ऐसे ही बाइकिंग की तरफ हम आए तो आप सेकेंड हैंड बाइक ले सकते हैं जो आपको सस्ती पड़ेगी बशर्ते नई बाइक के। और पहले आसपास जाएं, कोई नियर बाय जगह देखें जहां आपके रिलेटिव्स भी रहते हों, जहां आपको रहने खाने की जगह मिल जाए, या कोशिश कीजिए कि धर्मशाला वगैरह में रह पाएँ और लोकल ढाबों में खाना प्रेफर करें। क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर आप खाएंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे, तो वही आपके पूरे 10 दिन के ट्रिप का बजट ले जाएंगे। तो वो मतलब मेरा सजेशन है कि कोशिश करें कि जितना लाइट हो सके उतना लाइट ट्रैवल करें, और जितना लोकल हो सके उतना लोकल रहें। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इस ट्रिप के लिए। जब आपने एक लंबी जर्नी की थी पूरे हिंदुस्तान की, एक काफ़ी कई महीनों की, तो उस दौरान के कुछ तजुर्बे बताइएगा। जब मैंने ये इतना लंबा जर्नी करने का सोचा था, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे को किस तरीके के लोग मिलेंगे, कैसा वेदर मिलेगा, कहाँ कैसे रहने को मिलेगा, क्या मुझे खाने को मिल पाएगा कि नहीं जो मुझे पसंद है, या रहने के लिए सही जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट जब इस चीज़ पे जब मैं निकला इस सफ़र पे, तो बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। मतलब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे लिए कोई वहाँ पे कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा था कि आप आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हम आपको मतलब रखना चाहते हैं अपने पास, आप हमारे पास रुके, हम आपको शहर दिखाएंगे। तो लोग, मैं कहना चाहूँगा कि लोग बहुत अच्छे मिले मेरे को, चाहे वो भाषा का बैरियर हो, चाहे वो समझ का डिफरेंस हो, जगह का डिफरेंस हो। कलर को तो मैं नहीं इतना सिग्निफाई करता, बट चाहे हम किसी भी जगह पे हों अपने देश में, जब तक आप अपने देश में हैं, जहाँ पे भी हैं, हर इंसान बहुत ही पोलाइट है, फ्रेंडली है, और सब आपको अपने परिवार की तरह देखते हैं। मतलब रिश्तेदार जैसे उनके घर में आते हैं, जितने प्यार से उनको ट्रीट करते हैं, उतने ही प्यार से हमें भी ट्रीट करते हैं। एज अ अननोन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने प्यार से लोग मुझे रखेंगे। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 110 दिन की जो ये जर्नी थी, इसमें अराउंड 85 डेज़ मैं लोगों के घर में ही रुका। मैं किसी होटल में नहीं रुका, मैं किसी धर्मशाला में नहीं रुका। जहाँ तक हो पाया मैं लोगों के साथ रुका, और मुझे वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। नए दोस्त बनाना मतलब मेन उद्देश्य था मेरा, तो और वो मैंने बहुत अच्छे से पूरा किया है। आज मतलब कहीं भी मुझे ज़रूरत होती है, कुछ भी काम होता है, मैं नए स्टेट में दोबारा घूमने जाता हूँ, तो वो लोग मेरी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं वहाँ पे। जब आप बाइकिंग शुरू करते हैं तो अमूमन कितने किलोमीटर चलाना एक दिन के लिए रीज़नेबल कहेंगे आप? इसका एक सरल कैलकुलेशन है कि आपको जितने दिन का ट्रिप है उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कितने दिन देने हैं। कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 3-4 दिन रुकना पड़ सकता है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी जगह है देखने के लिए। कहीं कहीं ऐसा है कि शहर है, शहर में इतने भीड़ भाड़ में कुछ देखने के लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि 300 से 350 किलोमीटर की जर्नी करी जाए एक दिन में। पर अगर ऐसा होता है कि कोई डेस्टिनेशन पास में है तो 200 किलोमीटर की भी जर्नी होती है एक दिन में, 60 किलोमीटर की भी होती है। बट ऑन एन एवरेज 300 to 350 किलोमीटर इज़ अ डेली एवरेज, जो मैंने भी किया। जब मैंने एवरेज निकाला लास्ट में तो यही एवरेज था मेरा। हमने देखा है लोग क्लब्स को ज्वाइन करते हैं और
उसमें भी ड्राइविंग होती है, ग्रुप्स में लोग जाते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से इसको देखते हैं और करते हैं? मैं जब से राइडिंग जर्नी शुरू करी, मैं अकेला ही घूमना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास अपने लिए चॉइसेस रहती हैं। मैं अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस को पूरा कर सकता हूँ। ग्रुप का जो रहता है, बाइकिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है आज की डेट में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं हर स्टेट में, हर लोकल एरियाज़ में ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स में मुझे ग्रुप से मिलना ज़्यादा पसंद है, बशर्ते उनको ज्वाइन करना, क्योंकि अगर मैं एक ग्रुप से कन्फाइंड हो जाऊंगा तो मेरे को उस ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। दूसरे ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए फिर मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगती है पर्सनली। और अकेले रहने से ये है कि मैं सबसे बराबर तरीके से मिल सकता हूँ, जिससे मैं चाहूँ, जहाँ चाहूँ मैं मिल सकता हूँ। सो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप मैनेज करते हैं, मेंटेनिंग योर पैशन? जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है, सो मैं प्लान करता हूँ कि मुझे कौन से मंथ्स में ट्रैवल करना है। अगर मुझे सितंबर में ट्रैवल करना है तो मैं कोशिश करूँगा जुलाई या अगस्त में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कर लूँ, जिससे कि मुझे सितंबर में हॉलीडेज़ मिल जाएँ, जितने भी दिन की मैं चाहता हूँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो डिपेंड करता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो अभी जो मेरा अगला डेस्टिनेशन है वो भूटान है, जो कि मैंने सितंबर में कवर करना है, तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं ड्यूटीज़ अपनी अभी जुलाई और अगस्त में ही शिफ्ट करा चुका हूँ, जिससे कि मुझे पूरा टाइम मिल सके भूटान एक्सप्लोर करने के लिए। सो एक्सप्लोरेशन जो नई जगहों का होता है, उसको आप किन तरीक़ों से रिकॉर्ड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए? जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं अपने कैमराज, इक्विपमेंट्स लेके चलता हूँ, जिससे कि मैं इतनी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ जो मैं लोगों को दिखा सकूँ। कुछ चीज़ें तब भी छूट जाती हैं जो मैं अपनी आंखों से ही देख पाता हूँ, जैसे कि कुछ सडन कोई पंछी आया जो बहुत प्यारा है, जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कोई मोड़ आया जो बहुत ही खूबसूरत है, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ तो इतनी जल्दी कैमरा स्टार्ट करना, वापस से रिकॉर्ड करना उतर के, वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी आंखों से ही देख पाया हूँ, जिसे मैं बस बयां कर सकता हूँ, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पर कोशिश मैं यही करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, जितना अच्छा मैं दिखा सकूँ, तो मैं इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करता हूँ, कैमरे का भी इस्तेमाल करता हूँ, DSLR का भी इस्तेमाल करता हूँ और अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से क्यूमुलेटिव मैं वीडियोस बना के अपने YouTube पे पोस्ट कर देता हूँ या Instagram पे पोस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी नया शुरू किया है। तो उम्मीद है कि आगे और जर्नीज़ होंगी और अच्छी वीडियोज़ बनेंगी और लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा बेटर वीडियोज़ बना पाऊँगा मैं। सोलो ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि गुरु मंत्र या मूल मंत्र आप क्या देना चाहेंगे एक सोलो ट्रैवलर के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? अगर आप सोलो ट्रैवल करने की बात करें तो अगर आप अकेले हैं तो सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है हमको, वो होता है सिक्योरिटी। क्योंकि हम अकेले अपना सामान छोड़ के अपने आप अकेले कहीं भी जा रहे हैं, अंधेरा हो गया तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, बट ये नहीं कहूँगा कि किसी और के साथ नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, अर्ली पहुँच जाएं जहाँ भी आपको पहुँचना है, आसपास ट्रैवल करें। किसी को ये ना बताएं आप कौन से होटल में रुके हैं, कोई भी पूछे तो किसी बड़े होटल का नाम ले दीजिए, जैसे रेडिसन, हयात, क्योंकि ये हर जगह मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़, कोई भी अननोन से आप मिल रहे हैं, थोड़ा सा उनको समझिए। अगर वो आपको कह रहे हैं आप हमारे घर रुक जाइए, तो थोड़ा समझिए, थोड़ा देर, 2 मिनट 5 मिनट उनको समझने में लगाइए कि क्या वो लग रहे हैं सेफ़। अगर आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको छोड़ के वहाँ से जा सकते हैं आगे। बट अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप रुक सकते हैं। उसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि थोड़े डिसेंट होटल्स में रुकें, 2 स्टार 3 स्टार होटल्स में रुकें। इसका वजह ये है, थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आप एक बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। वही बाइक है जो आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप उसको सिक्योर नहीं कर पाए तो आप आगे कैसे जाएंगे? तो कोशिश ये रहे कि आपकी बाइक पहले लॉक हो, आप बाद में लॉक, क्योंकि वही आपका साधन है। सो ये है एक मूल मंत्र कि आपको अपनी बाइक सेफ़ रखनी है, अपना डेस्टिनेशन सेफ़ रखना है, कि आप जहाँ जा रहे हैं वो किसी को बताना नहीं है रास्ते में। कोशिश करें कि छोटी दुकानों से दूर रहें, जो पनवाड़ी की दुकान होती हैं, जो सड़क किनारे छोटे से सेटअप होते हैं, वहाँ पे आप पानी पीने रुक गए, चाय पीने रुक गए, तो कोशिश करें ये ना करें। और जहाँ तक शौच की मैं बात करूँ, लोग खुले में शौच कर लेते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हर जगह छोटे छोटे शौचालय बने होते हैं हाईवे किनारे, आप उनका इस्तेमाल करें। ये अपने नेशनल हाईवे पे हर जगह मिल जाते हैं आज की डेट में।
पहले ऐसा नहीं होता था, अब है, तो कोशिश ये करी जाए। बाकी अपना हमेशा लाइट ट्रैवल करें, कोशिश यही रखिए कि लाइट ट्रैवल करें। ये नहीं हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें बाइक पे रख ली हैं, बाइक ख़राब हो गई रास्ते में, आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और वो बाइक ले जाइए जो आपको खुश रखे, जिस पे आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जो आपके साथ 5-7 सालों से है, उसी बाइक पे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, मेरा जो मानना है पर्सनल। बाइक ट्रैवलिंग में क्या उसकी मेंटेनेंस की जानकारी होना ज़रूरी है? एज़ पर इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं, हर जगह आपको बाइक की सर्विस के लिए लोग मिल तो जाएंगे, बट वो हर बाइक के लिए नहीं मिलेंगे। मैं पर्सनली होंडा CBR चलाता हूँ, जो कि एक डिसकंटिन्यूड मॉडल है, जिसको इतना पसंद नहीं किया जाता। आज की डेट में जब ये आई थी तब बहुत पसंद किया जाता था, तो इसका सामान मिलना, मैकेनिक मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप कोई ऐसी बाइक ओन करते हैं जो बहुत कम है देश में, या जिनके सर्विस सेंटर बहुत कम है, तो कोशिश कीजिए कि आधी या उससे ज़्यादा नॉलेज आपको बाइक की हो, कि अगर कुछ ख़राब होता है तो उसे कैसे रिपेयर करना है, और थोड़े स्पेयर पार्ट्स आप खुद कैरी करके चलें। अगर आप बजाज, रॉयल इनफील्ड, इन सब की बाइक लेके चलते हैं तो इनके सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाएंगे पूरे देश में, यहाँ तक कि छोटे से छोटा मैकेनिक इसको रिपेयर कर सकता है, क्योंकि उसको इसकी नॉलेज है। तो मेरा मानना है कि बाइक को ठीक करने की थोड़ी नॉलेज हमारे अंदर होनी चाहिए, अगर आप इतना लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं तो। अब भारत की यात्रा करने के बाद अब आपका नया लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पहले कुछ आसपास के देश देखे जाएं। अभी जो रिसेंट मैंने ट्रैवल किया है 2021 में, मैं नेपाल गया था बाइक लेके, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। नेपाल हमारा एक्चुअली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो एज अ सच इंटरनेशनल ट्रिप लगा नहीं वो, बट स्टिल हम एक नई डेस्टिनेशन पे गए, नए लोगों से मिले। अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरा वो भूटान है, जो कि मैं इस साल करूँगा। इसके बाद जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है वो है कि एक बार अराउंड द वर्ल्ड मैं बाइक से ट्रैवल करूं, जिसमें अभी समय सीमा डिसाइड नहीं है, बट ये डिसाइड है कि कब जाना है, कैसे जाना है और कहाँ कहाँ जाना है। समय सीमा मैं तब डिसाइड करूंगा जब मैं निकलूंगा इस जर्नी में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आपका ये मकसद पूरा हो और आपका नाम हम इंटरनेशनल लेवल पे सुन सकें और लोगों के बीच में ये आए। मेरे सवालों के अलावा कुछ और शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़। हाँ, एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा, आजकल लोग जो ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस में बिज़ी रहते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, सैटरडे या संडे को उनका ऑफ होता है। मेरा ये कहना है कि वो अपनी हॉबीज़ को थोड़ा टाइम दें। जो भी उनकी हॉबीज़ है, ड्राइंग करना हॉबी है, गिटार बजाना हॉबी है, म्यूज़िक कंपोज करना हॉबी है, लिखना हॉबी है, किसी किसी को वीडियो एडिटिंग करना हॉबी लगता है, तो जो भी आपकी हॉबी है कोशिश करें कि उसको फॉलो करें। पहले उसको थोड़ा टाइम दें, फिर धीरे धीरे उस चीज़ का टाइम बढ़ाएं, क्योंकि जब तक लाइफ में हॉबीज़ नहीं होंगी तब तक मुझे नहीं लगता इतनी हैप्पीनेस आप क्रिएट कर पाएंगे अपने अराउंड। क्योंकि अभी मैं जिस सेटअप में हूँ, आज मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, बहुत लोग मैं देखता हूँ कि थोड़ा डिप्रेस रहते हैं, कहते हैं मेरा ये करने का मन है, मेरा ये करने का मन है, पर वो उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मेरा उनसे यही सजेशन है कि पहले वो थोड़ा टाइम निकालें उस चीज़ के लिए, आधा घंटा 1 घंटा अपने दिन में से निकालें, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कभी भी अपने हॉबी की तरफ पूरा का पूरा फोकस नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स ना हो। जब तक वो रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, आप उस तरफ नहीं बढ़े, तो मेरा मानना है ये बेटर रहेगा। एक बार आप पैसिव इनकम का सोर्स बना लीजिए, फिर आप अपनी हॉबी को पूरा फोकस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कल बोलूँ कि मैं बाइकिंग में ही जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक पैसिव इनकम का सोर्स होना चाहिए। जब मेरे पास वो हो जाएगा तो मैं चाहे पूरी ज़िंदगी बाइक चलाता रहूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मेरी सलाह है आने वाले जो लोग हैं, जिनकी हॉबीज़ हैं, जो उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, उनके लिए। थैंक यू डॉक्टर मणिभूषण, और फिर मुलाकात होगी आपको कभी, फिर हम दौड़ती भागती हालत में बाइकिंग पे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखने का मौका मिलेगा जल्द। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया।